इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू होता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैटर, इसका ऐसा यूनिट कूलम हुआ। फिर क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बेसिकली बोलता है फॉर्मूला देता है क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, जहाँ क्यू चार्ज है, एन कोई भी इंटीजर है और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये बेसिकली स्टेट करता है कोई भी चार्ज इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हो सकता है 1 इंटू हो, 2 इंटू हो, 3 इंटू, 4 इंटू, 5 इंटू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। वैसे ही 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा। 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा। बट वही देखे अगर लिखा हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि हमेशा चार्ज n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। Q इज इक्वल्स टू एन ही होता है। वैसे अगर कभी देख के इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि x कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, तो यहाँ सबसे पहले Q दिया हुआ x है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। n निकाल लेंगे तो Q इज इक्वल्स टू एन ई, यानी x इज इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से n आ जाएगा x बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर x बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटीजर आ जाए तो फिर x कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, बट अगर इंटीजर नहीं हो तो x कूलम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ जैसे क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, Q दिया हुआ है 1 कूलम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और n नहीं दिया हुआ है जो निकालना है। तो Q इज इक्वल्स टू एन ही होता है। तो n क्या हो जाएगा Q बाई ई, यहाँ से Q है 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/16 इंटू 10⁻⁻20। यहाँ से आ जाएगा ये 10⁻20/16। इसको और लिख सकते हैं 10⁻19 इंटू 10/16। ये कटेगा तो आ जाएगा 0.625। तो यहाँ से आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, जो नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो जैसे मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इससे पर सेकंड जितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है उसी को कहते हैं हम लोग करंट, इलेक्ट्रिकल करंट। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। जैसे एक और क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड। तो सबसे पहले वापस गिवन लिख लेते हैं, आई हम लोग को दिया हुआ है 1 एम्पियर है, हम लोग को टी दिया हुआ है 16 सेकेंड्स है, हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग को पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम लोग को ये फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल्स टू एन ई। यहाँ से n क्या आ जाएगा Q बाई ई, ठीक है, और e हम लोग को n निकालना है और Q e पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब Q तो हम लोग को ये पता ही है कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से हम लोग को Q मिल जाएगा आई टी। तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू आई टी बाई ई लिख देंगे। यहाँ से आई टी हो जाएगा 1 इंटू 16 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 16/16 इंटू 10⁻⁻20। तो आंसर होगा 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद कंडक्टर्स वैसा मटेरियल होता है विच अलाउज करंट टू पास थ्रू बिकॉज दे आर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इससे एग्जांपल हो जाएगा आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एट्सेट्रा। सेमी कंडक्टर जो थोड़ा ही सा स्मॉल करंट को अलाउ करता है पास होने के लिए, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन एट्सेट्रा। और इंसुलेटर वो हो गया विच डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू। फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक यूनिट चार्ज है, इसको इन्फिनिटी पे है, इसको एक पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क डन हुआ उसी को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू।
उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्किट इफ देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल प्रेशर स्लैश पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल सिंबल्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सेल ऐसे बनाते हैं, उसके बाद बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को कहते हैं, तो ऐसे बन जाएगा, सेल्स कंबाइन कर दिए है। उसके बाद प्लग इस टाइप से बना सकते हैं, ये हो गया ओपन, या फिर इस टाइप से कि ये हो गया ओपन प्लग, या तो फिर ऐसे जो प्लग क्लोज्ड है और करंट सर्किट से पास करेगा। उसके बाद फिर बल्ब ऐसे बनाते हैं। वायर अगर जॉइंट है तो ऐसे दिखाते हैं, बट मान लेते हैं ऐसे वायर है बट ये दोनों जॉइंट नहीं है तो ऐसे दिखाते हैं। रेजिस्टेंस का ये होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे होता है। उसके बाद फिर एमीमीटर ऐसे दिखाते हैं। एमीटर यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल करंट मेजर करने के लिए, कितना एम्पियर करंट है। उसके बाद फिर वोल्ट मीटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, और ऐसे दिखाते हैं। फिर गैल्वेनोमीटर, ये भी इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के लिए होता है बट स्मॉल अमाउंट के, और ये डायरेक्शन भी बताता है इलेक्ट्रिकल करंट का। फिर ओम्स लॉ स्टेट करता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस टर्मिनल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट से। तो यहाँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देयरफॉर V इज इक्वल्स टू I, और फिर एक कांस्टेंट लग जाएगा, उस कांस्टेंट वो होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आ जाता है फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR। अब फिर यहाँ से रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ चार्ज, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, इस तरह से सिंबल है। तो मान लेते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके अगल बगल बाकी आटम भी होगा जिसमें और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब होगा उस मटेरियल के, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को इधर पुल भी कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में जा रहा है उसको ये सब आटम ऑब्स्ट्रक्शन जैसा है, उसको रोक रहा है, इधर खींच रहा है, तो उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस सबसे पहले डायरेक्टली डिपेंड करता है वायर के लेंथ पे, फिर रेजिस्टेंस इन्वर्सली डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। उसके बाद रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है एक मटेरियल के। अब रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है जो वो ऑफर करता है। अब हर आयरन के वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो अब इन दोनों को यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, यानी R इज इक्वल्स टू रो L/A हो जाता है। ये रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है एक मटेरियल का। उसके बाद फिर ये फॉर्मूला एक और हो गया, R इज इक्वल्स टू रो L/A। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आते हैं। सबसे पहले सीरीज़ में क्या होता है कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है V1 V2 V3 में, लेकिन जो करंट है वो हर रेजिस्टेंस में सेम रहता है। तो R1 में V1 होगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट I होगा, R2 में पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, करंट I होगा, R3 में पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा और करंट I होगा। फिर पूरे सर्किट में जो इधर से आएगा इसमें हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस टोटल V हो। तो यहाँ से जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होता है। अब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ये भी लिख सकते हैं I इंटू जो टोटल नेट रेजिस्टेंस होगा तीनों को मिला के। फिर V1 के लिए क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1 वैसी प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब I को कॉमन ले लेंगे, I RN इज इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। I कट गया तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टर्स, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है हर रेजिस्टेंस में, पर जो करंट है वो सेम है, तो नेट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद फिर अगर ऐसे रेजिस्टेंस R N टाइम्स लगा हो तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा NR। फिर पैरेलल में क्या होता है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है I1 I2 और I3 में, और यहाँ से करंट I आया और हर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V सेम रह जाता है। तो यहाँ से जो टोटल करंट होगा I वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 पैरेलल में। अब हम लोग यहाँ से I को लिख सकते हैं V बाय जो नेट रेजिस्टेंस है। I1 का क्या लिख सकते हैं, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से V को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा V बाय R नेट इज इक्वल्स टू V
टाइम्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वी कट गया, तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अगर 3 रेजिस्टेंस है। फिर अब मान लेते हैं पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और दोनों आर आर है, तो आर नेट क्या हो जाएगा, 1/R नेट हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, जो हो जाएगा 2/R, देयरफॉर नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। तो वैसे ही अगर पैरेलल में जितना रेजिस्टेंस है ये n टाइम्स लगा होगा तो रेजिस्टेंस आता है R/n। उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अगर सीरीज और पैरेलल दोनों में दे दे और नेट रेजिस्टेंस निकालना हो या उस टाइप से न्यूमेरिकल दे, तो उसके लिए तो सबसे पहले बात तो मान लेते हैं ये एक वायर है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ए है, तो अब वायर में इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस ए होगा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस ए होगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने के लिए बीच में कोई अप्लायंस या रेजिस्टेंस आना चाहिए, तो मान लेते हैं अब यहाँ पे एक रेजिस्टर आ गया, तो फिर अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस बी हो जाएगा। तो इस टाइप से वायर पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मार्क कर सकते हैं। वैसे अब ये क्वेश्चन है, इसमें ए और बी है, उस बीच में 3 रेजिस्टेंस है, इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर इस पॉइंट पे ए है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस पॉइंट पे भी ए हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट पे भी ए हो जाएगा, इस पॉइंट पे भी ए, इस पॉइंट पे भी ए, ये पूरे वायर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो तो ए ही रह जाएगा क्योंकि कहीं कोई अप्लायंस नहीं है, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस ए हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे बी है, यहाँ भी बी होगा, वैसे करते करते इस पॉइंट पे भी बी हो जाएगा तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं, ए और बी लिख दिए, ए से बी ये रेजिस्टेंस जा रहा है, इसको ड्रॉ कर दिए, ए से बी गया, ये रेजिस्टेंस भी ए से बी जा रहा है, इसको भी ड्रॉ कर दिए, ऐसे जुड़ गया, ये रेजिस्टेंस भी ए से बी जा रहा है तो इसको ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये आर ये आर ये आर, तो यही सेम सर्किट रीड्रॉ इस टाइप से हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा R/3। फिर जैसे अब ये है, तो इसमें यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो अब यहाँ ए नहीं, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। फिर यहाँ तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये दोनों जो है वो इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, रीड्रॉ इस टाइप से है, ये ए, यहाँ डी हो गया और यहाँ पे बी है। फिर इस टाइप से वापस इस पॉइंट पे ए है और यहाँ बीच पॉइंट पे सी है, इस टाइप से हो गया। ये आर 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 है, तो ऊपर दोनों सीरीज में दिख रहा है तो ये हो जाएगा 2R और नीचे वाला दोनों वापस 2R, तो फिर ये पैरेलल में, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2R प्लस 1/2R, जो हो जाएगा 2/2R यानी कट के 1/R। नेट रेजिस्टेंस ये हो गया, तो नेट रेजिस्टेंस R आ जाएगा। तो जैसे अब ये क्वेश्चन है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस ए मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस ए होगा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस ए होगा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस ए ही हो जाएगा क्योंकि बीच में ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई अप्लायंस आया। तो इधर भी इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस ए है, इधर भी ए है, तो इस रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, तो ये ज़ीरो रेजिस्टेंस हो गया। फिर इस पॉइंट को सी कह दिया और ये पॉइंट बी ही है। अब इस सर्किट को वापस ड्रॉ कर सकते हैं, ए सी और बी, ये ए से सी जा रहा है तो इसको ऐसे बना दिए, ए से सी गया, ये सी से बी जा रहा है तो इसको ऐसे बना दिए, सी से बी गया, फिर ये ए से बी जा रहा है तो इसको ऐसे बना दिए, तो ये ऐसे हो गया। अब दिख रहा है ये आर आर ऊपर वाला दोनों सीरीज में होगा, जो फिर उसका नेट रेजिस्टेंस नीचे वाले के साथ पैरेलल में होगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा ऊपर 2R और नीचे R, ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो 1 नेट रेजिस्टेंस 1/2R प्लस 1/R हो गया, ये हो जाएगा 1 + 2/2R, जो हो जाएगा 3/2R, तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 2R/3। फिर इस केस में ए से बी पे वापस निकालना है, तो ये ए है तो यहाँ पे भी ए रहा, ये भी ए, ये भी ए, इस पॉइंट तक ए रहा, पर हर बार रेजिस्टेंस आ गया तो बीच में तो फिर पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सी है, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस सी हो जाएगा, फिर पूरे सर्कुलर रिंग में हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सी हो जाएगा क्योंकि और कोई अप्लायंस नहीं है, तो ये भी सी हो गया, ये भी सी हो गया, ये भी सी हो गया। फिर ड्रॉ कर लेंगे ए सी और बी के लिए, एक जा रहा है ए से सी, इसको ऐसे बना देंगे,
फिर दूसरा भी ए से सी ही जा रहा है तो उसको ऐसे बना दिए, तीसरा भी ए से सी जा रहा है तो इसको ऐसे बना दिए, उसके बाद एक बी से सी जा रहा है तो उसको ऐसे बना दिए। अब सब आर 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 और आर है तो ये हो जाएगा r/3 और फिर ये हो जाएगा r, फिर दोनों ऐड हो जाएगा r/3 प्लस r जो हो जाएगा 4r/3। तो इसका नेट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। तो इस टाइप से करके अगर कॉम्बिनेशन में हो तो रीअरेंज करके सॉल्व करना होगा। फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट करता है हीट जो प्रोड्यूस होता है एक डिवाइस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग, रेजिस्टेंस ऑफ इट और टाइम पीरियड से। अब इसका प्रूफ है वर्क डन। अब हम लोग को ये पता है V होता है W/Q, है ना, तो यहाँ से W क्या आ जाएगा V इंटू Q। फिर हम लोग ये भी पता है I इज इक्वल्स टू Q/T, यहाँ से Q क्या आ जाएगा IT, यहाँ उसके बाद फिर पुट कर देंगे W इज इक्वल्स टू V टाइम्स IT। अब V भी हम लोग को पता है क्या होता है IR, यहाँ पुट कर देंगे IR इंटू IT, तो यहाँ से क्या आ जाएगा I²RT और जो वर्क डन है वही हो गया हीट, तो H इज इक्वल्स टू I²RT। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर ये बेसिकली होता है P इज इक्वल्स टू VI, जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है V इंटू आई। अब इसी में मान लो सीरीज में दिया हुआ है या पैरेलल में दिया हुआ है V या I एक जगह चेंज हो रहा है तो उसमें एक कांस्टेंट होगा, तो एक बार में V को हटा के IR लिख देना तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू I²R, और एक में I हटा देना तो वो हो जाएगा V इंटू V/R यानी V²/R। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है विच बल्ब विल ग्रो ब्राइटर, तो पहला ये सब बल्ब है ABC, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है और दिया हुआ है रेजिस्टेंस 3 ओम 2 ओम और 5 ओम है, और वही सेम 3 बल्ब को हम लोग एक बार पैरेलल में एक बार सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में सबसे पहले हर बल्ब में जो करंट होगा वो सेम होगा बट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। तो पहले नेट करंट सर्किट का निकाल लेंगे। हम लोग को नेट रेजिस्टेंस पता है 3 + 2 + 5 जो होता है 10, तो नेट रेजिस्टेंस 10 होगा। अब V इज इक्वल्स टू IR होता है, 5 इज इक्वल्स टू I10 हो जाएगा यानी I हो जाएगा 1/2, तो 1/2 यानी हाफ एम्पियर करंट है पूरे सर्किट में। अब जो बल्ब का पावर सबसे ज़्यादा होता है, जिस भी बल्ब का पावर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा ब्राइट वो ग्लो करेगा। तो अब तीनों बल्ब ABC का पावर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले PA निकालने का ट्राई करेंगे। पावर हो क्या होता है VI, अब V तो चेंज करेगा तो यहाँ से PA को लिख लेंगे I²R जो हो जाएगा 1/4 इंटू R, यहाँ 3 है तो PA हो जाएगा 3/4। वैसे ही अगर हम लोग PB निकालेंगे तो PB हो जाएगा 2/4, और अगर हम लोग PC निकालेंगे तो हो जाएगा 5/4। तो यहाँ पे देखेंगे तो पावर ऑफ बल्ब C सबसे ज़्यादा आ रहा है 5/4, तो बल्ब C हम इस केस में सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। उसके बाद फिर अगर पैरेलल वाले में ले लें तो P इज इक्वल्स टू VI होगा। अब पैरेलल में I चेंज होता है तो यहाँ से P इज इक्वल्स टू V इंटू V/R या फिर सीधे V²/R भी लिख सकते हैं। अब PA क्या हो जाएगा 25 इस A का रेजिस्टेंस है 3, PB हो जाएगा 25/2 और PC हो जाएगा 25/5। तो यहाँ दिख रहा है PB का पावर सबसे ज़्यादा है तो PB सबसे ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा अगर हम लोग सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दें। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आ जाए, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A हैज़ रेजिस्टेंस R एंड इज स्ट्रेच्ड सच दैट न्यू लेंथ इज 3L, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। तो दिया हुआ ये एक वायर है, इसका लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और ये जिस मटेरियल का बना है मान लेते हैं उसका रेजिस्टिविटी है रो, तो इसका रेजिस्टेंस R है यानी रो L/A R है। अब दिया हुआ अगर इसी वायर को हम लोग स्ट्रेच कर दें सच दैट लेंथ 3L हो जाए तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अब इसका नया क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं स्मॉल a है, तो अब दोनों जो वायर है इसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, बस उसी को स्ट्रेच किया है। तो एक केस में वॉल्यूम क्या होता है लेंथ हाइट इंटू एरिया, यहाँ हाइट लेंथ है तो L इंटू कैपिटल A होगा। जो नए जो स्ट्रेच करने के बाद वायर बना उसका भी वॉल्यूम यही होगा, तो 3L इंटू स्मॉल a, L कट गया तो यहाँ से पता चलता है जो स्मॉल a है उसका वैल्यू होगा A/3। उसके बाद जो नया वायर बना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा रो
3L बाई स्मॉल ए, उसको लिख दो रो 3L बाई A/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 रो L बाई ए। रो L बाई ए का आंसर R का वैल्यू R था, तो नए वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 9R हो जाएगा। फिर वैसे ही वायर हैविंग लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ रेशियो M/N। तो फिर दोनों पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये वायर है, इसका डिस्टेंस L था, ये M और M/N के रेशियो में कट गया। तो जो M वाला पार्ट होगा, जो M वाला पार्ट हुआ, और इधर N वाला पार्ट बना देते हैं। तो M वाले पार्ट का लेंथ होगा M बाई M प्लस N इंटू L, और इधर वाले का पार्ट होगा N बाई M प्लस N इंटू L। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का ए सेम रह जाएगा क्योंकि काटे हैं, और दोनों का मटेरियल तो सेम है, तो रेजिस्टिविटी रो ही मान लेते हैं, इसका भी रो था। अब इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए था R। तो अब नए वाले का देखते हैं, रो L इंटू M बाई M प्लस N हो जाएगा बाई कैपिटल A। इसको फिर लिख सकते हैं इंटू 1/A। तो यहाँ से आ जाएगा रो L बाई ए इंटू M प्लस N। तो यहाँ से रो L बाई ए का वैल्यू पता है, ऊपर R था, तो जो M/N में कटा, तो एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा M बाई M प्लस N टाइम्स R, में चीज़ का हो जाएगा N बाई M प्लस N इंटू R। तो वही अगर दे देता 1:2 के रेशियो में कटा है, तो एक हो जाता 1/3R, दूसरा हो जाता 2/3R। तो ऐसे ही दे दे कि अगर रेशियो में वायर को काट दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ऐसे तो क्वेश्चन है, अ बल्ब रेटेड 40 वॉट इज ऑन 8 आवर्स अ डे फॉर 30 days। इफ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज ₹3 पर किलोवाट आवर, तो बल्ब को ऑन रखने के लिए वो 30 दिन में कितना पैसा लगा होगा। तो सबसे पहले तो पावर है 40 वॉट, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 4/100 किलोवाट। उसके बाद फिर इसको किलोवाट एंड आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 घंटा दिन में चलता है, तो हो जाएगा 4/100 इंटू 8, और 8 घंटा दिन में 30 दिन के लिए चलता है तो इंटू 3, ये हो जाएगा टोटल किलोवाट आवर 4/100 इंटू 8 इंटू 30, और इसका कॉस्ट होगा 3, यानी यहाँ से 4/100 इंटू 8 इंटू 30 इंटू 3, टोटल इसका कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 0 0 कट गया, तो होगा 4 इंटू 8 इंटू 9/10, जो हो जाएगा 32 इंटू 9/10, जो आ जाएगा 288/10। तो इसका आंसर होगा ₹28.8 खर्च होगा इस बल्ब को उतना देर ऑन रखने के लिए।